इस वॉर का इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर भी है ना भाई, तो इस बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये सारे सिनेरियोज़ में देख रहा था, स्टार्ट हुए 22 तारीख से पहलगाम में सब कुछ हुआ कि पहलगाम में हुआ 28 लोग, आई थिंक 26 to 28 अराउंड लोग मरे, 60+ इंजर्ड हुए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 24 मिसाइलें दाग के 9 ठिकाना वो उड़ा दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान का जो रिएक्शन आया, उस पर शेलिंग करी उसने, सब कुछ जो आज तक हुआ है, ठीक है। उसके बाद ना मैं इस सोच में पड़ा कि पाकिस्तान को आखिर प्रॉब्लम क्या है, खुजली क्या है भाई इसको। देश इनका साला भीख मांगता रहता है हर जगह। अभी भी IMF के पास गया है, लोन अप्रूव हुआ, ठीक है। इनके पास साला कुछ खरीदने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। इनकी मोर देन 50% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब साला आधा देश गरीब है, भूखा नंगा, मांग मांग के खाने वाला। वही है, चावल की बोरी की लाइन में लग रहे हैं वो, ठीक है। आधा देश तो इनका ऐसे घुसा हुआ है। बाकी जो आधा देश है वो इसी डर के साए में अपनी पूरी ज़िंदगी काटता है कि कब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इनका कौन सा प्राइम मिनिस्टर बदल देगी, किसको बिठा देगी, कब कौन सा जाएगा, है ना। इस डर में जीते रहते हैं। इस डर में मुझे तो ये भी पता चला कि वहाँ पे आज तक किसी ने भी अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। नहीं किया है। जब से आज़ाद हुए हैं, जब से हुआ है, कोई भी पाकिस्तान बना है, जब से एक भी ऐसा कोई PM नहीं है जिसने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया हो। एग्जैक्टली, एक भी नहीं है। उससे पहले ही वहाँ पे वो जाते हैं ना, दंगे शुरू हो जाते हैं, फिर आर्मी तख्ता पलट कर देती है। वहाँ पे क्या है ना कि एक बहुत फेमस सेइंग है पाकिस्तान के बारे में कि एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी बट इन केस ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैज़ द कंट्री। कि साला आर्मी के पास देश है, देश के पास आर्मी है, तो पूरा जो देश चलता है ना उनका, वो प्राइम मिनिस्टर कोई मायने नहीं रखता। मैंने सुना है कि करप्शन आर्मी में बहुत ज़्यादा है। तुम्हें रईस मिलेंगे आर्मी के अंदर, कहीं और मिले नहीं मिले, वहाँ के आर्मी के बंदे रईस मिलेंगे, सैलरी उनकी कम है, लेकिन करप्शन की वजह से सारा पैसा इकट्ठा करके बैठे हैं वो लोग। भाई बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, लंदन, US, कनाडा, तुम जितने भी देखते हो ना कि ये अमीर पाकिस्तानी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, बिजनेसेस खुल रहे हैं, ये सब कौन है? ये सब पाकिस्तानी आर्मी जनरल मेजर्स के बच्चे और उनकी फैमिलीज़ होती हैं। ये लोग साले पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ करप्शन का पैसा खा रहे हैं, उसी का कमा रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में इनको कुछ नहीं लेना देना है। जैसे ही रिटायर होगा ना, हर एक इनका जनरल देश छोड़ता है और बाहर बस जाता है, क्योंकि वो अपने रिटायरमेंट तक इतना पैसा जोड़ चुका होता है ना भाई। अरबपति सुना मैंने भाई, उसमें एक मेजर भी अरबपति है, क्योंकि करप्शन एक्चुअल में उनकी आर्मी में बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और जो सबसे टॉप लीडरशिप पे बैठा हुआ है वही सबसे ज़्यादा पैसा खा रहा है। जितना भी इनको वो बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ था, इनको पता नहीं शायद कहीं से जो एड आती है वो आया था, उसमें ना काफ़ी सारे मॉड्यूलर वेस्टर्न टॉयलेट सीट्स दी गई थी इनको, अपने गवर्नमेंट जो भी बिल्डिंग्स थी, हॉस्पिटल्स थी, उसमें इंस्टॉल करने के लिए। इन्होंने साला वो सीटें तक बेच के पैसे खा गए। सो टॉयलेट सीटें तक बेच के पैसे खाए हैं इन पाकिस्तानियों ने। और जब मैं ये सब देख रहा था और इस बारे में सोच रहा था कि प्रॉब्लम क्या आखिर पाकिस्तान को, इनका माइंडसेट ऐसा क्यों नहीं कि हम कुछ मेहनत करें, अपने देश को फोकस करें और ग्रो करें। मतलब दूसरों को उंगली ना करे, वो जैसे तरक्की कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनमें डिस्टर्ब क्यों करते हैं, है ना। कि ये समझ नहीं आता बाहर से बाहर उंगली करना। तो सबसे पहले तो इनका जो देश बना, हमसे ही कट के बने ये साले। तो जो देश, जो पूरा माइंडसेट है ना, जिस माइंडसेट पे देश क्रिएट हुआ है, वो माइंडसेट ही है कि हम लोग क्या कहते हैं, इस्लाम का एक बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं, बीकन बनना चाहते हैं। पाकिस्तान इस्लाम का एक बहुत बड़ा बीकन बनेगा, और जिसके थ्रू इस पूरी दुनिया में इस्लाम को प्रोपगेट करेंगे और पूरी दुनिया पे इस्लाम का एक परचम लहराएगा इस तरीके से, ठीक है। ये अपने आप को ऐसा कंसिडर करते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि ये लोग कश्मीर गाते रहते हैं। कश्मीर का ऐसा है सिनेरियो है कि जब 1947 देश आज़ाद हुआ था, ये लोग भी अलग हुए थे उसी टाइम पे,
तो कश्मीर जो था ना वो इंडिया में मिला नहीं था उस टाइम पे। क्या था, जब आज़ाद हुआ था तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, तो वो सारे के सारे मिल के तब एक स्टेट क्रिएट होता था। तो लास्ट में कश्मीर रह गया था। तो कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, वो इवेंचुअली करते उस चीज़ को, मिलते, पर वो सोचने समझने का थोड़ा समय ले रहे थे, उनके अपने रीजंस होंगे जो भी होंगे। उतने में क्या करा, ये पाकिस्तान के जो कबाली थे, उधर की कुछ लोग होंगे मर्सनरीज टाइप के, पाकिस्तानी आर्मी ने उनको हथियार दिए और भेज दिया कि जाओ हमला कर दो। फिर यहाँ से इंडियन आर्मी गई। तो उस टाइम पे जो लड़ाई हुई थी फर्स्ट कश्मीर वॉर, नहीं उसमें ऐसे था, जहाँ तक मैंने इसके बारे में मुझे पता है कि जब वहाँ पे अटैक करा गया था पाकिस्तानियों की वजह से, तो जो वहाँ का राजा था उसने इंडिया से हेल्प मांगी। एग्जैक्टली तो तब उसने बोला कि आप फटाफट आओ, मैं अपना जो स्टेट है उसको इंडिया में मिलाने के लिए रेडी हूँ, फटाफट मेरे से सिग्नेचर करा के कर लो। तब इंडियन आर्मी वहाँ पहुँचती है और तब होती फर्स्ट कश्मीर वॉर। लेकिन आई थिंक सो 2-3 दिन बीत चुके थे तब इंडियन आर्मी वहाँ पहुँची थी। तो उन 2-3 दिनों में उन्होंने जो एरिया कैप्चर कर लिया था ना, वो अपने साथ ले गए थे उस एरिया को, जिस एरिया को आज के टाइप पे POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो वो एरिया था वो, ठीक है। अब वो उस एरिया में क्या करते हैं, जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं मोस्टली वो उस एरिया में चलते हैं। क्यों? क्योंकि दैट एरिया इज़ वेरी क्लोज टू इंडियन बॉर्डर, बिल्कुल एडजेसेंट ही इंडियन बॉर्डर के, तो वहाँ से टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत ईजी है। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कैंप्स भी उड़ाए गए हैं वो वहीं उड़ाए हैं सारे के सारे, ठीक है। बल्कि मेजर गोलाबारिया ने जो बताया था अपने वीडियो में कि उन्होंने बताए थे, आई थिंक 21 कैंप्स बताए थे, तो उनमें से जब जिस टाइम पे वो ऑपरेशन हुआ था उनमें से सिर्फ 2 उड़ाए थे उन्होंने, है ना। अब पता नहीं अब तो कितने ही उड़ा दिए होंगे, क्योंकि अब तो रेगुलर वो चल रही है ना। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारी एक तो जो आर्मी पर्सनल लेडीज़ थी, उन्होंने जो पूरा का पूरा दिया, उसमें उन्होंने बताया 15 कैंप्स वो उड़ा चुके हैं, ठीक है। और भाई POJ के इन्होंने ले लिया है। अब कश्मीर को ये क्यों लेना चाहते हैं, कोई सेंस नहीं बनता कश्मीर लेने का, बस सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे एक मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी रहती है, तो ये कहते हैं कि वो एरिया हमारा ही है। मुझे ये भी समझ नहीं आया कि कश्मीर के पीछे ही क्यों। कश्मीर के पीछे इसलिए ना कि कश्मीर अगर ये ले लेंगे तो इनको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा इनको। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर मान लो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानी कि किसी मल्टीवर्स में ऐसा हुआ कि इंडिया ने कश्मीर दे दिया, तो पाकिस्तान ये नहीं कि लेके ठीक है कश्मीर ले लिया, अब अपन लोग अपने काम धंधे पे ध्यान देते, नहीं, तब भी उंगली करेंगे वो, फिर वो वहाँ से उंगली करेंगे क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर उनको बहुत बड़ी लैंड का एक्सेस मिल गया ना अब, तो वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो, तो वो इसलिए उस चीज़ को चाहते हैं। और दूसरा उसके लिए वो नैरेटिव क्या बनाते हैं कि कश्मीर में रहने वाली जो मुस्लिम आबादी है उस पे इंडिया जुल्म कर रही है, वहाँ के खुद लोग आज़ादी चाहते हैं इंडिया से, कश्मीर तो एक अलग देश है, वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं वो साले, ऐसा जो झूठ फैलाते हैं वो। पाकिस्तानियों की तो एक जन्मजात पैदाइशी टैलेंट होता है ना, कुछ लोग एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट लेके पैदा होता है, तो पाकिस्तानी नेचुरल बॉर्न टैलेंट ये लेके पैदा होता है कि उन्हें झूठ ही बोलना होता है सालों को, उनके कोर्सेज में पढ़ाया जाता भाई है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो आता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पाकिस्तान का हमको बार बार पिंच करना, ठीक है। उनकी एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं ब्लीड थ्रू 1000 कट्स। बोलते कि ना हम, उनको पता है कि इंडिया वो शेर है, वो बब्बर शेर है कि जिस पे वो एक बार में हमला नहीं कर सके, उनकी औकात ही नहीं है इतनी, ठीक है। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि हम इंडिया को ना एक बार में फ्रंट एंड वॉर करके हम नहीं जीत सकते, लेकिन हम छोटे कट्स लगाएंगे जहाँ से खून बह बह के इंडिया अपने आप मर जाएगा। तो क्या करते हैं वो, स्लीपर सेल्स डालेंगे, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे, कहीं टेररिस्ट को भेजेंगे, फिर कहीं कभी सीज फायर कर रहे हैं वो हमारे सोल्जर्स को मार, कभी इंडियन मुस्लिम्स में लड़ाई करवा दी इंडिया के अंदर ही। एग्जैक्टली तो ये वो स्ट्रैटेजी है, ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, तो जिससे ही ग्रो ना कर सके। एग्जैक्टली कि यहाँ पे ना एक केओस की जो सिचुएशन है वो बनी रहे,
तो वो क्या कहते हैं ना कि अब अपने घर में केओस है तो फिर आप बाहर कैसे फोकस करोगे, अब अपने घर में संभालोगे या बाहर बॉर्डर पे संभालोगे। लेकिन ये भी तो लगता होगा ना कि हम सेम टाइम पे अलग हुए, ये ग्रो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कमाल की बात बताऊं तेरे को, जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान जो था ना उस टाइम पे इंडिया से बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशंस में था। उनकी जीडीपी हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत कमाल का था। हमारा तो इसरो बहुत बाद में जाके बना, लेकिन उन्होंने चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके अपना सुपार्को, जो इसरो जैसे ही उनका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने बहुत पहले बना लिया था हमसे। मतलब एट दैट टाइम दे वर वेरी एडवांस फ्रॉम अस, बट उन्होंने उस एडवांसमेंट का जो भी यूटिलाइजेशन था वो किया वहाँ पे। उनका फोकस आया सीधा ये कि हमें इंडिया को ख़त्म करना है। तो ये जो उनके दिमाग से ये थॉट प्रोसेस, ये जो उनके दिमाग में कील गड़ी हुई है ना, ये निकलती क्यों नहीं है, जाती क्यों नहीं है? इसकी सबसे बड़ी जो वहाँ जो पढ़ाई जाती है एक स्ट्रैटेजी या टीचिंग का, वो जो पढ़ाई जाती है वहाँ के लोगों को, वो है गज़वाए हिंद की। ये जो गज़वाए हिंद की जो टीचिंग है या थ्योरी है, ये कई सारे रीज़न हो सकते हैं, बट कई सारे रीज़न में से ना मैं कहूँगा ये टॉप 3 रीज़न्स में से है कि वो कभी भी हमको परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। गज़वाए हिंद का मतलब क्या है? गज़वाए हिंद का मतलब ये है कि ये जो हिंद की धरती है, हिंदुस्तान की धरती है, इस पे औरंगज़ेब, अकबर, शाहजहाँ, गज़नवी, घोरी, इन सब ने राज किया, हमले करे, ठीक है। तो पाकिस्तानी अपने आप को इन सब लोगों का एंसेस्टर्स मानते हैं, बट ऐसा है कुछ नहीं। वो साले हैं वही कन्वर्टेड लोग जो उस टाइम मुग़लों की तलवारों के आगे झुक के कन्वर्ट हो गए। वो कोई औरंगज़ेब, बाबर के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स नहीं हैं, वो साले कन्वर्टेड हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हम औरंगज़ेब की औलादे हैं, मुग़लों की औलादे हैं, तो कभी हिंद पे उनका राज रहा था, तो हमें वो मुग़ल सल्तनत वापस लेकर आएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ होती है दारुल उलूम और दारुल हरब। दारुल उलूम वो जगह होती है जहाँ पे इस्लामिक राज पूरा आ चुका है, तो पाकिस्तान है दारुल उलूम कि यहाँ पे अपने इस्लामिक राज कर लिया। वो कहते भी कि वी आर एन इस्लामिक कंट्री, तो वो राज हो चुका है वहाँ पे। अब वो हिंदुस्तान को वो देखते हैं दारुल हरब की नज़र से कि यहाँ पे काफिर रहते हैं, हिंदू काफिर्स, और हमें इनको ख़त्म करके या इनको कन्वर्ट करके हिंद की धरती पे दारुल उलूम करना है, इस्लाम का जो राज है वो करना है या झंडा फहराना है वहाँ पे। तो ये जो उनकी थ्योरी है ना, ये बच्चे को स्कूल में पढ़ाई जाती है। इवन क्रिकेटर्स लाइक शोएब अख्तर, भाई एक इतना बड़ा जाना माना इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, तुम साले इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ खेले हो, पूरी दुनिया तुम घूमे हो, वो तक एक न्यूज़ चैनल अपने वहाँ का, उनका लोकल पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल होगा, वो उस पर खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा है कि हाँ एक दिन गज़वाए हिंद होगा और ऐसे क्या अल्लाह पाक की उससे काइंड ऑफ आशीर्वाद से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और हम हिंद की धरती पे ऐसे विजय प्राप्त करेंगे, इस टाइप का कुछ ऐसे बोल रहा था वो। खाली वही नहीं है, उसके उनकी क्रिकेट टीम में एक बंदा और है, शाहिद अफरीदी। हाँ, उसका भी देखा था मैंने, वो बंदा शाहिद अफरीदी, वो साला मतलब भाई इस पॉडकास्ट में बहुत सारी हम क्या पता जज्बातों में आके गालियाँ भी दे सकते हैं, बट पाकिस्तानी पीपल डिजर्व दैट। एंड मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि नहीं पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री बेकार है। मिलिट्री में भी पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं, वो उनको कोई अमेरिका से भर्ती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलिट्री वालों के भी शब्द सुनेंगे, है ना। तो भाई शाहिद अफरीदी कुछ समय पहले की बात है, उसने एक एनजीओ खोला हुआ, एक एनजीओ चलाता है। वो अपने एनजीओ के लिए युवराज सिंह, शिखर धवन, हरभजन सिंह ऐसे क्रिकेटर्स से इंटरनेट पे ट्विटर के थ्रू डोनेशंस की वो करता है रिक्वेस्ट कि ऐसे ऐसे हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, उनके वेलबींग के लिए प्लीज़ डोनेट टू दिस वेरी पॉजिटिव कॉज एंड टू माई एनजीओ।
अब होता क्या है कि वो डोनेशन वगैरह हुई, कुछ टाइम 15-20 दिन ही बीतते हैं तो शाहिद अफरीदी एक ऐसे भीड़ के साथ खड़ा हुआ होता है जो पाकिस्तान में नारे लगा रही होती है कि मोदी तेरी खबर को देगी, क्या कहते हैं, भारत मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और शाहिद अफरीदी भी वहाँ खड़े होकर नारे लगा रहा है कि हिंदुस्तान की आर्मी को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो ऐसा कर रही है। मैं मतलब तुम देख रहे हो ना कि मतलब ऐसे इंसान को क्या कहें, दोगला कहें, क्या कहें कि मतलब हमारे क्रिकेटर्स से तुम भीख मांग रहे हो कि एनजीओ के लिए पैसा दे दो और फिर तुम हमारे देश को ही गाली दे रहे हो। बल्कि एक इनका एक जनरल है, पता नहीं कौन है वो बंदा, मैं तेरे को बता भी रहा था कि उसका एक वीडियो वायरल चल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि जो अगर हम गज़वाए हिंद करते हैं और इंडिया पे हमारा कब्जा होता है तो जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटी को हम अपनी लॉन्डी बनाएंगे, ऐसे बोल रहा है। पाकिस्तान का एक आर्मी पर्सन है या फिर वो मिनिस्टर है, लोग को इतना इलिटरेसी नहीं है। मतलब सोच, वो एक पॉडकास्ट पे बैठा हुआ है और वो ये बात कह रहा है, वो ऐसे बोल रहा है कितना और यहाँ के इंडियन और यहाँ के जो इंडियन एक्टर्स वगैरह हैं वो क्या, कोई भी नहीं बोल रहा। कोई जो फेमस जो बड़े स्टार्स हैं ना यहाँ के, किसी ने भी कोई एक ऐसी स्टोरी नहीं लगाई कि हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान को। किसी ने कुछ नहीं बोला कि उससे वो पता क्या कह रहे हैं कि हम लोग आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्टों के लिए कोई सरहदें नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता हमारा। और साले वो क्या नाम है, ये मीडिया में आके ऐसी ऐसी बातें करना है। ठीक है। और दूसरी चीज़, वहाँ के जो एक्टर्स हैं जिनके लिए बॉलीवुड वाले लड़ते हैं, सपोर्ट में आते हैं कि नहीं पाकिस्तानी एक्टर्स को आप क्यों बैन कर रहे हो काम करने से, क्या उनको बैन करने से टेररिज्म रुक जाएगा, क्या ये हमले रुक जाएंगे क्या, वो पता है क्या ट्वीट कर रहे हैं? वो आउटराइट इंडिया और इंडियन आर्मी और इंडिया के लोगों को अंग्रेजी में गालियां लिख रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारी फैन फॉलोइंग। वैसे तो उनकी कोई फैन फॉलोइंग होगी नहीं यहाँ पे, अगर कोई गधे का बच्चा उनको फॉलो भी करता होगा, फैन भी होगा, तो भाई उन्होंने इंडिया से पैसे कमाए, इंडिया से फेम कमाया और बाद में इंडिया को गाली बक रहे हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ के एक्टर्स वो चीज़ करने में घबराते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे एक्टर्स को ना अपनी वो जो बड़ी क्या कहते हैं उसको, सद्भावना वाली इमेज है ना कि देयर इज नो बाउंड्री फॉर एन आर्टिस्ट, आई लव ऑल माय फैंस। मैंने तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी बनाते हैं डिप्लोमेटिक तरीके से बनाते हैं। हाँ, इससे कि वो पॉलिटिकली करेक्ट रहे। जो कोई बोल भी रहा है ना वो इतना डिप्लोमेटिकली बोल रहा है। सबसे पहले उनके पोस्ट में लाइंस क्या हैं कि वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, कि वॉर से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इन वॉर पीपल डाई ऑफ बोथ साइड्स एंड वी डोंट वॉर बट वी स्टैंड विद इंडिया। मतलब कि पहले तो तुमने बैलेंसिंग कर दी पूरी। अरे हमारे देश के जो मतलब सिपाही हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो अपनी जान दे रहे हैं, वो बेवकूफ़ है जो तुम लोग पॉलिटिकली करेक्ट होके देखा। एग्जैक्टली ना, अगर वो जो सोल्जर देश की सरहद पे खड़ा है वो ट्रिगर पे उंगली दबाने से पहले अगर वो पॉलिटिकली करेक्ट होके सोच लेना तो समझ में आ जाएगा सबको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ये बैठे हुए हैं ना यहाँ इस देश के अंदर, फिर तो वो जो मिनिस्टर वाली तूने बात बताई ना कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को हम अपनी लॉन्डी बनाएंगे, माले गनीमत तक बोला उसने। माले गनीमत पता क्या होता है? सेक्स स्लेव। माले गनीमत, हाँ सेक्स स्लेव, मतलब लूजली अगर बोलेंगे तो इट्स लाइक सेक्स स्लेव। तो उसने वही बोला है। तो जो लोग यहाँ पे बैठ के ये बातें उड़ा रहे हैं ना हवा में, दैट वी डोंट वॉर, वी डोंट वांट वॉर, पीस की बात हुई चाहिए। अरे भाई गलत वो नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़े हैं। गलत वो नहीं है, गलत वो टेररिस्ट है, आम जनता का क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है। गलत तो इंसान होता है, इसमें इस्लाम क्या करेगा, इसमें पाकिस्तानी क्या करेंगे, इसमें देश क्या करेगा। अगर यही चीज़ हमारे फौजी सोच लें कि अरे इसमें देख के गलती आने दो इन्हें, बम तो मारने दो इन्हें, ड्रोन्स तो गिरने दो इन्हें, और क्या, इनकी क्या गलती है। हम शांत रहते हैं, हम शांति के साथ हैं। शांति के साथ हमारे सोल्जर्स भी वहाँ सफेद झंडा लेके खड़े हो जाने कि हम शांति के साथ हैं। आप गोली मारो और जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पता चल जाएगा। तो एक वीडियो नहीं आता है कि फौजी जो था वो एक क्या नाम है 7-8 साल का लड़का था, उससे लड़का नहीं लड़की थी छोटी बच्ची, उससे पूछता कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो कहती है कि मैं बड़े होके क्या नाम है शादी करूंगी और अपने बच्चों को ग़ज़वाए हिंद सिखाऊंगी। और वो फौजी कहता दूसरे फौजी से कि साहब हम आतंकवादियों से तो लड़ लेंगे लेकिन इनसे कैसे लड़ेंगे। ओह माय, अब ये थिंकिंग ही ऐसी है, इस बच्चे के अंदर क्या बीज बोया बचपन से। और ये कहाँ का वीडियो है ये? आई थिंक जम्मू का ही है भाई।
माय गॉड, ये सिनेरियो चल रहे हैं वहाँ पे भाई। ये सिर्फ जम्मू ये मैंने याद से पहले का बहुत काफी पुराना बहुत सारे वीडियोस उठा के देखो, ठीक है, उसमें बहुत सारे तुम्हें इंडियन मुस्लिम के भी कमेंट दिखाई देंगे जो सेम ये बोल रहे होंगे, बहुत सारे इंडियंस के कमेंट भी दिखाई देंगे, मैंने नहीं ऐसा ये चीज गलत अरे है। भाई ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि यार बेवकूफ बने की भी हद होती है। कोई कह रहा है कि यार ये जो हमला है ना, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद ही प्लान लिया है, खुद ही के, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले। अबे बिहार में इलेक्शन है, एक छोटे से स्टेट इलेक्शंस के लिए कोई गवर्नमेंट अपनी कंट्री में टेररिस्ट हमला करवाएगी और फिर पाकिस्तान से लड़ेगी। अबे जम्मू कश्मीर में थोड़ी ना इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, नेपाल से लगती है उसकी बॉर्डर, बिहार की। नेपालियों से लड़ रहे हैं क्या हम जंग? नेपाली तो हमारे साथ ही है भाई। नहीं, ऑब्वियस मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि जम्मू कश्मीर में थोड़ी ना इलेक्शन है कि जहां वो बोले कि भाई देखो आतंकवादी हमला हुआ, हमने पाकिस्तान से लड़े और हमने देखो आपकी बॉर्डर्स को सेफगार्ड रखा, आप लोगों को कुछ नहीं होने। जम्मू कश्मीर में थोड़ी ना इलेक्शन है यार। जैसे मैं एक चीज इस चीज को लेके एक बात समझ में आती है मेरे, कि अगर एक फैमिली है, जैसे हम लोग का घर है, पेरेंट्स रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम एक बार पपे किसी कोई परेशान करता है गली में, हमारे बच्चों को ही मारे कोई आके चाटा, एक दिन छोड़ देंगे, 2 दिन छोड़ देंगे, 3 दिन छोड़ देंगे, एक टाइम के बाद तुम भी तो जवाब दोगे ना कि भाई तुम्हारे बच्चों को मार क्यों रहा है, या तुम्हारे पेरेंट्स को मार क्यों रहा है, तुम भी तो जवाब दोगे ना। और या उस समय मुंह बंद करके बैठ जाओगे कि नहीं भाई हम तो कुछ नहीं, और या फिर ये सोचोगे कि यार पापा ना जानबूझ के पड़ोसी को बोल रहे कि तू मेरे बेटे को, जिससे उनकी वैल्यू बनी रहे अंदर के अंदर। ऐसा वही वाली बात हो गई, सही कह रहा तू, तो वही बात हो गई ना कि पापा बोल रहे हैं कि जानबूझ के मेरे बेटे को मार। हाँ, मतलब इससे क्या कौन इतना बेवकूफ हो सकता है कि कोई अपने कंट्री के लोगों को जानबूझ के मरवाएगा जस्ट टू विन एन फकिंग इलेक्शन। भाई बीजेपी ऑलरेडी इंडिया के इतने सारे स्टेट्स में जीत रही है। अभी जब हुआ था चुनाव हुआ था, हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में जीते, तब तो कोई टेररिस्ट हमला नहीं करवाया उन्होंने, तब तो कोई टेररिस्ट हमला हुआ नहीं किसी भी पार्ट में इंडिया के। अभी क्या था, अभी क्या नाम है इनका, ये भी तो चलता है ना कि मोदी ने देश बेच दिया है ना। मैं जानना चाहता हूँ खरीदा किसने है। सो तो देश बेच दिया तभी साले तू, या बेचा है या कुछ भी हुआ है, लेकिन उस मोदी ने आज के टाइम पे इतना कर दिया है कि भाई उनके एक मिसाइल भी यहाँ पे नहीं है। जैसे इम्पोर्टेंट वगैरह कि उसने क्या है 35,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये सब खरीदा। स्टार्टिंग में बोलते थे अरे मोदी बेकार में खरीद रहा है, ये सब चीजें डिफेंस में इतना पैसा भी खर्च कर रहे हो, आज की डेट में हॉस्पिटल वजह से बचे हो। और अब वो लोग खुद गर्व कर रहे हैं कि हाँ ये चीज हो रही है भाई। और इट्स नॉट जस्ट S-400, जो हमारे देश में खुद का बनाया हुआ आयरन डोम काइंड ऑफ सिस्टम है जिसको आकाश तीर बोल रहे हैं, नाम आकाश तीर है उसका, भाई वो काम कर रहा है। इंडिया के खुद के यहाँ पे डेवलप करे गए ड्रोन्स जो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो ड्रोन्स वहाँ जा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और पाकिस्तानी भाई उन ड्रोन्स को रोक नहीं पा रहे हैं, उनकी औकात नहीं हो पा रही है। अभी जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो पूरा क्लियरली बताया गया, उनके 3 से 4 एयरबेस पूरे तबाह कर दिए हैं। एयरबेस की जो सबसे बड़ी जान होती है, क्या कहते हैं कि वो होता है उसका रनवे। अगर एक एयरबेस का रनवे तबाह हो गया तो समझो कि वो एयरबेस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ से कोई जेट अब उड़ ही नहीं सकता। मैंने तो एक न्यूज़ में ये भी सुना कि मतलब उन्होंने रावलपिंडी जो उनका मेन एयरबेस का होता, उनका पार्लियामेंट भी बैठता है, पूरा एयरफोर्स के नाम है, आर्मी का हेडक्वार्टर है वो, तो उन्होंने उसके 15 किलोमीटर पहले एक मिसाइल गिर के ये बताया कि अगर हम यहाँ गिर सकते हैं तो 15 किलोमीटर आगे गिर सकते हैं। ये है भाई वही तो ना कि डोंट बी स्टूपिड एनफ टू फोकस, क्योंकि हम अगर चाहें तो पाकिस्तान नहीं बच सकता। नॉट जस्ट पाकिस्तान, हम और भी लोग हैं जिन्हें समझना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को लेके। जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब मैंने सुना था फर्स्ट टाइम कि हाँ 26 लोगों को ऐसे मार देगा जो बेचारे हनीमून पे गए थे, उनका फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, मिले थे और उनको मतलब चेक करके कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, तब मार दिया गया और उनके सामने ही मार दिया गया, उनकी वाइफ के सामने, बच्चों के सामने। आई वॉज लाइक कि यार ये कहाँ रह रहे हैं, कौन से लोग हैं, इतना भी मतलब उनके अंदर दया नहीं है या कुछ भी है, कैसे कर दिया। मतलब मैं लिटरली बहुत शॉक में था उस टाइम पे जब मैंने ये ऑपरेशन का नाम सुना कि सिंदूर नाम है, तो मैं लिटरली उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे कि हाँ मुझे ऐसा लगा था कि यार इंडिया कुछ नहीं करेगा या ऐसे रह जाएगा, ये इनको इंसाफ मिलेगा नहीं,
क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस के नीचे कमेंट देखे, मुझे लगा जब यहाँ की पब्लिक ही सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो देश कैसे करेगा आगे जाके, कोई भी एक्शन कैसे लेगा? एक्शन देश तब लेता है जब सब लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मैंने ना वो 140 करोड़ में से वो जो 20-30 करोड़ है वो वाले कमेंट पढ़े। पूरा देश एक था, तभी देश के लोग, देश के मिनिस्टर ने इस पे एक्शन भी लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने वो देखा कि कितने अच्छे से ये सब चीज़ करवाई गई। जैसे उसमें एक लेडी को बोला गया था कि जाके मोदी को बोल, जब उसके हस्बैंड को मारा गया, वो लेडी कह रही थी मेरे को भी मार दो। हाँ, नहीं तेरे को नहीं मारेंगे, मोदी को बता इधर जाके। तो उसके रिप्लाई में हमारी गवर्नमेंट ने 2 लेडीज को ही खड़ा किया वहाँ पे कि व्हाट वी डिड, तुमने जो बुलवाया था हमने क्या करा। और उसमें भी देश ने ये शो किया है कि तुम जो सोच रहे हो कि हमारे देश के हिंदू मुसलमान को अलग कर दोगे, तो ये नहीं हो सकता। एक मुस्लिम है और एक इंडियन है, उसने एक्सपीरियंस लड़नी है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री एंड स्ट्रेंथ। तो पाकिस्तान को ये सब चीज़ समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ना वो कुत्ता है जो, क्या कहते हैं ना कि गली के कुत्ते होते हैं ना, जिनका काम ही होता है कि एक गली से मार के भगाया तो वो दूसरी गली में जाएंगे, दूसरी गली से मार के भगाया तीसरी गली में जाएंगे। पाकिस्तान वो कुत्ता है, उसको कितनी भी मार पड़े वो नहीं समझ में आना है। क्यों? जैसे मैंने बोला कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, दैट आइडियोलॉजी ऑफ गजवाए हिंद, उनको फ्यूल करती रहती है इंडिया को परेशान करने के लिए, इंडिया को पोक करने के लिए, थ्रू टेररिज्म और थ्रू मिलिट्री अटैक्स, ये सब चीज़ें। और मेरे को मेरा थॉट प्रोसेस इसमें एक और पॉइंट लाता है, समटाइम्स मैं सोचता हूँ इस चीज़ को लेके, तो कि जैसे वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सबकी जॉब हो। जैसे इंडिया में बहुत कुछ डेवलप हो चुका है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी ऐसा माइंडसेट भी नहीं है ना, फोकस है। समटाइम्स मुझे लगता है कि अगर वो टेररिज्म को मतलब सपोर्ट ना करे, ऐसे कैंप्स ना बनाए, तो शायद उनका देश बचेगा भी नहीं। शायद इस वजह से वो पैसा कमाने के लिए भी ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं कि भाई हम टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे, हमें स्पॉन्सर करो, जिसकी देश की जिससे लड़ाई है हम आतंकवादी सप्लाई करेंगे, बस तुम पैसा सप्लाई करो। एग्जैक्टली। अब ये आतंकवादी जो बने कैसे थे, ये सारा का सारा सिस्टम हुआ कैसे था? बेसिकली ये सब किया धरा अमेरिका का है। अमेरिका क्या था कि अफ़गानिस्तान में वॉर चल रही थी, तो ये साले अमेरिकन्स रशियंस वहाँ पे लड़ रहे थे, ठीक है। अब उस टाइम पे पाकिस्तान के पास पहुँचा अमेरिका, बोला कि भाई तुम ही इस एरिया में एक हो, एडवांटेज है, हम तुमको पैसा देते हैं और तुम कुछ लोगों की ऐसी टीम तैयार करो कि जो मतलब ऐसे कट्टरवादी हो और जो धर्म के नाम पे ना, मज़हब के नाम पे कुछ भी करें हो, ऐसे लोगों की टीम तैयार करो। तब उन्होंने मुजाहिद्स की एक पूरी कैंप लगाया, तैयार करा, रशियन के खिलाफ लड़े, वो जंग ख़त्म हो गई सब। अब क्या था, उन लोगों का काम ख़त्म हो गया, जिस काम के लिए उनको तैयार किया था तो काम ख़त्म हो गया। अब क्या है कि वही ना कि आपने कुत्ते को काटने के लिए तैयार करा दिया, लेकिन जब तक उसका काटने का काम था तब तक तो आपने कटवाया उससे। लेकिन अब क्या है ना, अब क्या, अब उस कुत्ते को अगर तुम कहीं और डाइवर्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें ही काटने दौड़ेगा। तब पाकिस्तान ने क्या करा कि पाकिस्तान ने कहा कि साला मैं अब इनको करता हूँ इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़। तो फ्रॉम दैट डे ऑन पाकिस्तान उस चीज़ को, उस जो वेपन था ना, उसको हमारे खिलाफ यूज़ करता है। और अमेरिका उसको पैसा क्यों देता रहता है इस चीज़ के लिए? बिकॉज अमेरिका जो है ना, अमेरिका को पता है कि इंडिया का जो राइज है वो इनएविटेबल है और बहुत बड़ा राइज होगा अगर हमारा कभी, अगर हम ग्लोबल पावर बन जाते हैं इन आई थिंक सो 30-40 ईयर्स, अगर हम इसी स्पीड से, इसी पेस से चलते रहे और अगर हम इसको कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते गए इसी ग्रोथ को, अगर हम 30-40-50 ईयर्स में ग्लोबल पावर बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि हमें रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि देखो इंडिया की जो आइडियोलॉजी है वो क्या था ना, वो बड़ी ही धार्मिक है। तो हम लोग क्या बातें करते हैं, हमारे जो धार्मिक और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें क्या सिखाते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, कि भाई दिस होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली एंड होम। तो जो आइडियोलॉजी मानने वाले लोग इस पूरी दुनिया को अपना होम और इस दुनिया में रहने वाले लोगों को अपने घर का मेंबर कंसिडर करते हैं, उसका मतलब ये ना कि वो किसी के साथ क्या कहते हैं, चीट तो कर नहीं सकते जैसे अमेरिका करता है। सीरिया और इराक किसने बर्बाद करे? अमेरिका ने करे बर्बाद।
क्यों बर्बाद करें? जब तक अमेरिका को तेल मिल रहा था तब तक ठीक था। जब क्या था यार उस बंदे का नाम, मोहम्मद गद्दाफ़ी एंड सद्दाम हुसैन, ये लोग जब रिटेलिएट करने लगे अमेरिका की तरफ और अमेरिका की बातें नहीं सुन रहे थे, कि अमेरिका इनको बोलता था हमारे हिसाब से चलो, इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं चलेंगे तुम्हारे हिसाब से, हमें अपनी कंट्री को ग्रो कराना है। तो अमेरिका को लगा कि बस अब यहाँ से तो ऑयल मिलने वाला नहीं है, तो पूरी की पूरी जो कंट्री थी उसमें तख्ता पलट करवाया, वहाँ पे वॉर्स करवा दिए, और आज के टाइम पे सीरिया और इराक का तो मैं तो ये सुना कि जो ISIS वाला भी है, ये भी इन्हीं की देन है। यस, ये करते क्या है, ये ऐसे ही तो करते हैं ये स्पॉन्सर करते हैं इन सब चीज़ों को। एग्जैक्टली बैक गेट्स एक तरीके से। एग्जैक्टली बस उनके नाम चेंज हो गए, काम एक ही है। एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने को वो समझ नहीं आया, जब तुम अफगानिस्तान में इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें क्या हुआ कि चलो अब सपोर्ट करना बंद कर देते, निकलना। अब वहाँ पे उन्होंने क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया, इतने में जब हीरो चले गए वहाँ से। तो जब तक इनका काम था, जब तक इन्होंने अपनी आर्मीज भेजी वहाँ पे, जब इनका काम खत्म हो गया वापस आ गए। और अमेरिका का क्या है ना, अमेरिकन्स ने आज तक कोई भी ऐसी वॉर है जो लड़ी, अब पता नहीं मेरे को, अगर है कोई अगर ऐसी वॉर जो अमेरिका ने जीती हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना। बट मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है ना, अमेरिका ने जितनी वॉर्स लड़ी है ना, अमेरिका नहीं जीती नहीं। अमेरिका वियतनाम में लड़ा, कुत्तों की तरह वियतनामीज़ ने अमेरिकन को मारा है, कुत्तों की तरह भाई, ठीक है। अमेरिका पे जब अफ़गानिस्तान में लड़ रहा था, उसको आतंकवादियों को साथ लेने पड़ा है। अमेरिकन ने नहीं हराया रशियंस को, आतंकवादियों ने हराया साला। अब इतने साल से अफ़गानिस्तान में थे वो, क्या तालिबान को ख़त्म करवाए? वो नहीं कर पाए साला। जाते जिस दिन भाग रहे थे ना अमेरिकन, पता है कैसे भागे हैं भाई? जो उनके साथ में उनके गार्ड डॉग्स होते हैं ना, उनको भी वहीं छोड़ दिया, अपने हथियार वहीं छोड़े, तभी तो अपने हेलीकॉप्टर्स वहीं छोड़े, तभी तो वो अफगानी फिर बाद में तालिबान तालिबान चला रहे हैं उनको सब। आज के टाइम कि रोड पे भी हथियार लेके चल रही हैं लड़कियां, है ना? तो सब तालिबानीज वो कर रहे हैं आज के टाइम पे, उनको यूज़ कर रहे हैं। और जिस दिन जा रहे थे भाई, उस दिन भी तालिबानियों ने इतने सारे अमेरिकन सोल्जर्स को मारा है। तो तुमने अचीव क्या किया है साला? तुम बस ये हो कि जिस भी देश से तुम्हें कुछ निकालना होता है वहाँ तुम अपनी आर्मी भेज देते हो, दीमक की तरह उस देश को चाटते रहते हो। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म, उस दिन तुम साला उसको ऐसी छोड़ाते हो, उस दिन उस देश में कुछ बचता नहीं है फिर। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स है सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, ये सब अमेरिका ने ख़त्म करे हुए हैं। तो ये पूरी आतंकवादी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको CIA बैकगेट से फंड करता है, तूने कहा। और अब जैसे कि अभी पता चला IMF ने परसों या कल, आई थिंक सो, हाँ, मतलब इस क्रिटिकल सिचुएशन पे कैसे IMF ने मतलब लोन उसको सेक्शन कर दिया। हाँ, लोन को सैंक्शन कर दिया। अब सबसे हमें बात समझनी पड़ेगी कि IMF जो है ना, वो अमेरिका के कहने पे चलता है। हाँ, ठीक है। IMF पर आई थिंक 60% उसके अंदर इन कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो IMF वही करता है जो अमेरिका कहता है। और IMF का भी जो आई थिंक सो MD है, वो एक अमेरिकन है। अभी जैसे सीज़ फायर हुआ, ठीक है, फिर अमेरिका ने लोन सैंक्शन करा उसको कि ये ले भाई पैसा पकड़। अमेरिका की मजबूरी है पाकिस्तान को पैसा देना, और उसमें उसका एक, हम कहें, एक सेल्फिश फ़ायदा भी है उसका। उसमें सेल्फिश फ़ायदा ये है कि उसको पता है कि हम पाकिस्तान को जब तक पैसा देते रहेंगे तो उसके पास पैसा है कि ये सर्वाइव करे, और जब जब हमें लगेगा कि हमें इंडिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो हम पाकिस्तान को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो मेरे दिमाग में भी ये आया था। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान हर बात पे ही बोलता है कि हम तो एटमी ताकत हैं, एटमी ताकत हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि भाई देखो, अगर हमारा देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो ऑलरेडी हमारे देश में इतने सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पल रही हैं, इतने सारे हैं। तो हमें नहीं पता कि हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ले लेगी, और उसके बाद देखो जी, हमें भी नहीं पता फिर क्या होगा, वो किसके ऊपर इस बम को चलाएंगे, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी होगी। तो अमेरिका को या फिर और भी जो कंट्रीज हैं उनको इस बात का भी डर है कि साला की वही लंगूर के हाथ में मुझे माचिस देनी। तो मुझे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे को ये लगता है हमेशा कि अमेरिका अगर इंडिया को सपोर्ट करता है तो उसका रीज़न यही है कि उनको पता है कि एक चाइना जो है, चाइना को सिर्फ इंडिया ही है जो सरप्रेस कर सकती है, उसकी ग्रोथ को इंडिया ही रोक सकती है। ठीक है, अगर वो हम इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे
तो चाइना इतना आगे निकल जाएगा कि वो सुपर पावर बन जाएगा और यूएस अलग हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान को स्पॉन्सर करते रहते हैं कि अगर इंडिया आगे निकलेगा तो हम पाकिस्तान के थ्रू उसको रोक लेंगे। ये भी हो सकता है। बल्कि मैंने जो सुना था मेजर गौरव आर्या का इंटरव्यू, तो उसमें वो बता रहे थे कि जो अभी तो बता रहा ना वो लोन वाली बात, तो उन्होंने कहा कि जो इनका पाकिस्तान पे जो DGMO है उनका कॉल आया था इंडिया के DGMO के पास, तो उन्होंने बोला कि जी हमारी अब पट चुकी है तो अब इसको स्टॉप करते हैं। अब उसने कॉल क्यों किया? क्योंकि वहाँ से अमेरिका ने डंडा किया कि भाई अगर तू लोन चाहता है तो तू जाके इंडिया वालों के पैरों में गिर, उनसे बोल कि नहीं हम नहीं चाहते। नहीं, क्योंकि इसका रीज़न ये था क्योंकि यूएस को पता है कि इंडिया इतना कैपेबल है आज की डेट में कि पाकिस्तान को मतलब ख़त्म कर देगा। ये वॉर वन साइड ही है, मतलब ऐसा ही ठीक है और ही नहीं जीतने की। तो उनको पता है कि अगर इंडिया जिस मतलब एक्शन से इस पे परफॉर्म कर दे राइट नाउ, और ये 10-12 दिन और चला तो पाकिस्तान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो यूएस चाहता है इसको जल्दी से रोकना कि अगर इंडिया ने ख़त्म कर दिया तो फिर इंडिया को रोकेंगे कैसे हम। तभी तो उन्होंने प्रेशर बनाया ना उनके ऊपर। और ये लोन वाली जो बात है वो बता रहे थे कि मतलब लोन वाली तो बहुत पहले से चल रहा है इनका, है ना, बहुत पहले से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो अब उन्होंने उसको अंटे में लिया कि भाई लोन तब तेरा होगा जब तू ये चीज़ कर लेगा। तब उनका उसके पाकिस्तान के DGMO का फ़ोन इनके पास आया। लेकिन वहाँ का जो चीफ है वो मुनीर, वो मतलब वहाँ पे चलती तो है नहीं PM की, वहाँ पे आर्मी की चलती है, वही करप्शन है, वही माइंडसेट है। वो फुद्दू जो मतलब सीज फायर होने के बाद भी मैंने सुना कि वहाँ पे शेलिंग कर रहे हैं सब। शाम को तू बोल सीज फायर हो गया, मैंने कहा नहीं भाई इन्होंने तो ब्रेक भी कर दिया। हाँ ठीक है, तो बहुत सारे उसमें ये भी है कि अरे मुनीर जो है वो वहाँ का जो चीफ है आर्मी चीफ, वो अपने माइंडसेट से नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई तो प्रवोक कर रहा है। लाइक चाइना सपोर्ट कर रहा है, कोई तो कर रहा है। चाइना तो कर रहा है क्योंकि अब चाइना वाले थ्योरी, चाइना का कंपटीशन हम है सबसे। हाँ, क्योंकि चाइना क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो जब वो टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ पहलगाम, तो उस टाइम पे JD Vance इंडिया में था, तो वही दिन क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि JD Vance इंडिया में आया था तो वो इंडिया से ट्रेड वगैरह की बातें करने आया था, ठीक है। तो पहले तो उस टेररिस्ट अटैक के ज़रिए ये शो करना कि इंडियन कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे ऐसे टेररिस्ट हमले होते रहते हैं। तो जब जिस जगह पे भी ऐसे हमले वगैरह होते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता कोई भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती क्योंकि द कंट्री इज़ नॉट स्टेबल। तो वहाँ पे खतरा ये रहता है कि मान लो हमने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करा तो भाई डूब सकता है हमारा पैसा, कुछ नहीं पता कल के दिन कंट्री बंद हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जिस दिन ये अटैक हुआ उससे कुछ दिन पहले ही ट्रम्प ने जब टैरिफ्स लगा दिए थे चाइना के ऊपर, तो चाइना से 60 मिलियन आईफोन्स एक प्लेन में रख के इधर एप्पल जो था अमेरिका ले गया था, या फिर मे बी आई कुड बी रॉन्ग हेयर, अगर कमेंट्स में कमेंट करके बताना व्यूअर्स में, या तो वो प्लेन इंडिया आया था और उसके बाद वो अमेरिका गया। और एप्पल ने इंडिया के अंदर अपनी एक और बहुत, अभी भी मैन्युफैक्चर होते हैं लेकिन एक और बहुत बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की प्लानिंग कर ली है। हाई मैंने न्यूज़ में फोड़ा भी है, चाइना से निकलने वाला है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी चाइना से इंडिया आ चुके हैं या फिर जो इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, अभी प्रोसेसिंग में हैं और वो भी इंडिया आ जाएंगे। तो चाइना बखला गया, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई दूसरे के घर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, तभी तो उसका जो प्रॉफिट था वो मेरे पास आना बंद होगा। तो ये चाह रहा है कि ये एडवांटेज साला इंडिया के पास नहीं जाना चाहिए, वापस मेरे पास आ जाएगा। हाँ, और दुनिया के अंदर इंडिया के अलावा और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सपोर्ट कर सके, वो रिसोर्स सिस्टम प्रोवाइड करा सके, हर एक चीज़ है, ठीक है, और वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके। कोई और ऐसी कंट्री नहीं है, ठीक है। तो चाइना भी इस चीज़ में इस तरीके से इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं बहुत ना तगड़ी चीज़ चल रही है। और हमें इस चीज़ में एक बात ये समझनी पड़ेगी, भाई देखो इतनी सारी चीज़ें हुई, ठीक है, लोगों ने ट्वीट्स करे, काफ़ी लोग जो वर्ल्ड लीडर्स से उनके ट्वीट्स वगैरह आए, बट हमारे लिए ना कोई भी बंदूक नहीं चलाने वाला भाई, हमारे लिए कोई और देश मिसाइल लॉन्च नहीं करने वाला। हम हद से हद इजराइल पर रिलाई कर सकते हैं और रशिया पर रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वही हमेशा हमारी मदद करने आए हैं, बट उसके अलावा 95% हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। और जो यहाँ
कंट्री के अंदर बैठ के कंस्पिरेसी थ्योरियां बना रहे हैं ना कि अपनी ही गवर्नमेंट ने कराया हो सकता है भाई इलेक्शन से ये पढ़ के तो भाई मेरे को भी बड़ा दुख सा हुआ। मैं भाई, बताओ इतने लोग मर गए, मतलब फौजी मतलब वहाँ पे शहीद हो रहे हैं और ये लोग ये स्टूपिडिटी वाली बातें कर रहे हैं आज की डेट में। मतलब कोई लॉजिक है? मतलब कि यार मतलब हमें कोई कंट्री पीसफुली रहना है, हमें हाथ नहीं उठाना है, हम कौन से दे भाई साहब राम जो भगवान है उन्होंने भी रावण को मारा था वो भी हाथ जोड़ के मारा। नहीं लड़े थे। ये है कि भाई ये वही लोग हैं जिनकी फंडिंग बाहर से हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत तकड़ी रिसर्च करी थी, ये उन लोगों के लिए है, मैं लिख के लाया हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई नहीं हमें हमारे 26 से 28 लोग मरने के बाद भी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें पीसफुली डील करना चाहिए, ये तुम लोगों के लिए है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, ठीक है? तो भाई शुरू करते हैं हम 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। 12 मार्च 1993 257 लोग मरे, 257 डेड, 1400 प्लस इंजर्ड। 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट अक्रॉस मुंबई, पूरी मुंबई हुई, ठीक है? उसके बाद 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 13 दिसंबर 2001 को 9 आर्मी पर्सनल डेड, ठीक है? 5 अटैकर्स को मार दिया गया था उस दिन। 2005 में होता है फिर दिल्ली बॉम्बिंग्स, 29 अक्टूबर 2005, 62 पीपल्स डेड एंड 200 प्लस इंजर्ड। इसकी जिम्मेदारी थी लश्कर तैयबा, पाकिस्तान में भाई इसका कैंप, पाकिस्तान में, कोई चाइना नहीं चला रहा इसको, कोई अमेरिका, कोई और कहीं, मतलब हवा में ऑपरेट नहीं हो रहे हैं ये, पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं ये। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 11 जुलाई 2006, 209 लोग मरे, 700 प्लस इंजर्ड, ठीक है? इसकी जिम्मेदारी ली सिमी और लश्कर तैयबा ने। 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अलग अलग ट्रेन्स में, 7 बॉम्ब ब्लास्ट इंडिया में। उसके बाद होता है 2008 में जयपुर बॉम्बिंग्स, 13 मई 2008, 63 डेड, 216 इंजर्ड। जिस ग्रुप ने जिम्मेदारी ली, इंडियन मुजाहिदीन। 9 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस दिन क्राउडेड एरियाज में जयपुर में, मार्केट्स एंड ऑल द क्राउडेड एरियाज। फिर 2008 में ही सेम ईयर, ये मई में होता है जयपुर में, और ये 2008 26 जुलाई में, सिर्फ 1 महीने के गैप पे ये दूसरा अटैक होता है। 56 लोग मर जाते हैं, 200 प्लस लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इसकी भी जिम्मेदारी लेता है इंडियन मुजाहिदीन, द सेम ग्रुप दैट डिड द बॉम्ब ब्लास्ट इन जयपुर। 21 ब्लास्ट होते हैं अक्रॉस द सिटी 70 मिनट्स के अंदर, मतलब 1 घंटे 10 मिनट में 21 बॉम्ब ब्लास्ट। फिर सेम ईयर 2008 मुंबई अटैक 26/11, 26 से 29 नवंबर तक सारा सिनेरियो चलता है। 166 पीपल डेड, 166 लोग मारे जाते हैं, 300 प्लस इंजर्ड हो जाते हैं। ग्रुप जो जिम्मेदारी लेता है इसकी लश्कर तैयबा। 10 टेररिस्ट अटैक करते हैं मल्टीपल लोकेशंस को, ताज, ओबराय होटल्स एंड अदर लोकेशंस। फिर 8 साल बाद 2016 पठानकोट, जो एयरबेस पे स्ट्राइक करेगी पठानकोट, सोल्जर्स ऑफ आर्मी डेड, 7 सोल्जर्स, ग्रुप जैश ए मोहम्मद। एंड आफ्टर दैट 2016 उरी अटैक, 18 सितंबर 2016, 19 इंडियन सोल्जर्स किल्ड और मार्टर्ड, ग्रुप जैश ए मोहम्मद। 2019 में पुलवामा अटैक होता है, 40 CRPF सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं हमारे, ग्रुप जैश ए मोहम्मद जो ये करता है। फिर उसके बाद रियासी बस अटैक 2024 में, 9 जून 2024, जम्मू, एक बस जो हिंदू पिलग्रिमेज को लेकर आ रही होती है उसके ऊपर टेररिस्ट ओपन फायर कर देते हैं, वो खाई में गिर जाती है, 9 लोग मर जाते हैं, 33 प्लस इंजर्ड, ग्रुप लश्कर तैयबा। और पता है इस इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जब वो बस खाई में गिरी तो उसके बाद भी चलाई इन्होंने गोलियां, उसमें छोटा बच्चा था, पता है, वो गिरने के बाद भी हल्की फुल्की चोटें लगी थी उसको, पर वो जिंदा था। टेररिस्ट उस खाई में उतरे,
उस छोटे बच्चे को उन्होंने गोलियां हाँ ये मैं सुना है कि, और उसके बाद ही बहुत देर तक गोली बजाते रहे कि कोई इधर उधर होगा बस के अंदर वो भी मरा। अंधाधुन गोली बम मतलब अंधाधुन गोली चलेंगे। बस गिरने के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद अभी लास्ट रिसेंटली पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025, 5 टेररिस्ट जो एक कैमोफ्लेज आर्मी रिजेंबलिंग यूनिफॉर्म पहन कर आए थे, हाथ में AK-47 M4 कार्बाइन थी, 26 लोगों को जान से मार दिया, 20+ इंजर्ड। रिलीजन पूछा गया, खतना चेक किया गया, कलमा पढ़ने के लिए बोला गया और उसके बाद गोलियां मारी गई। औरतों को नहीं मारा गया, सिर्फ और सिर्फ आदमियों को। क्यों? ताकि औरतें रोते बिलखते वो मैसेज पहुंचा सके। और पाकिस्तान हमें मैसेज मिल गया, हमें मैसेज मिल गया, और लगता है तुम्हें भी ये मैसेज अच्छे से मिल रहा है अब हर दिन। और इतने सारे लोग हमारे मरे, हर एक बॉम्ब ब्लास्ट में 200+ लोग मर जाना, और उसके बाद भी हमारी ही कंट्री के लोग हमसे कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं ये पीसफुल। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मुझे लगता है ना कि या तो ये वो लोग हैं ना कि जो एम्पैथेटिक नहीं है, इनसे दूसरों का दर्द और दुख महसूस नहीं है। फूल्स हैं साले, एग्जैक्टली फूल्स है। भाई मैं बताता हूँ, मुझे बोलते हैं लोग कि मैंने जैसे 1-2 वीडियो बनाए कि यार तुम मतलब ऐसी बातें बोल रहे हो, देश में ऐसा हो जाएगा, उनकी क्या गलती वहाँ के लोग ही। मैंने बोला कि भाई मैं अपने देश के साथ हूँ, पहले मेरा देश, बाकी बाद में, बाकी चीज़ें सब बाद में। एवरीथिंग इज सेकेंडरी। क्योंकि भाई अगर ये देश ही नहीं होगा तो मैं क्या ढोलक बजाऊंगा कहीं बैठ के? मेरी पहचान क्या, मेरी आइडेंटिटी क्या? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, दैट्स माई आइडेंटिटी। अगर ये देश ही नहीं हुआ तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरी हिस्ट्री क्या है? उसके बाद फिर मैं कौन हूँ फिर उसके बाद? तो ये जो स्टुपिडिटी हो रही है ना कि नहीं भाई शांति से रहना चाहिए, और एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है साला कि एक फ़ोटो दिखाई जा रही है कि बॉर्डर के साइड जो लोग रह रहे हैं वो तो बड़े दुखी डरे सहमे, और बॉर्डर से जो अदर स्टेट्स के जो लोग हैं वो बड़ा चीयर अप कर रहे हैं कि यस वी वांट वॉर विद पाकिस्तान। भाई ये जो स्टूपिड प्रोपेगेंडा है ना, ये काम नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मिसाइल्स जो है ना वो खाली वही बॉर्डर स्टेट्स में नहीं घूम रही हैं। एक मिसाइल परसों या कल रात को पता चला कि वो दिल्ली की तरफ भेजी गई थी। हाँ दिल्ली की तरफ। हर कोई इंसान जानता है कि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई बॉर्डर पे लड़ी जा रही है तो पाकिस्तान हमारा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उस इंसान को जो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से बहुत ज़्यादा सही है कि वो खाली बॉर्डर एरियाज़ में ही लड़ेगा और वो कहीं मिसाइल्स नहीं छोड़ेगा, वो किसी और सिर्फ ऐसे एरिया को टारगेट नहीं करेगा। वो सिर्फ ऐसा है कि इंडिया ने मारा तो अब मुझे भी मानना है, कहाँ मानना है ये नहीं डिसाइड, उसको मतलब नहीं है कि कहाँ मानना है ये डिसाइड। इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था और उसके बाद जब ट्वीट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी की तरफ से कि हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स एंड बेसिस को निशाना बना के ख़त्म किया है, हमने ना ही कोई उन्होंने को टच करा है। नहीं, और जो कि ये वही जगह थी जहाँ पे इन्होंने बहुत टाइम से इंडियन गवर्नमेंट ने पिन पॉइंट करके रखा हुआ बता रखा था इन्हें कि इन जगहों पे तुम्हारे ये कैंप्स चलते हैं, आप इनको चेक करो, इन्हें बंद करवाओ, बहुत टाइम से। ठीक है, ये वो ऐसा नहीं था कि उनकी पब्लिक प्लेस में जाके बम गिरा रहे हैं, मिसाइल गिरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हीं अड्डों पे करा गया है, उन्हीं कैंप्स और बेसिस को उड़ाया गया है। और उसके बाद इंडिया ये कहता है, कहा गया बहुत अच्छे शब्दों में सभ्य तरीके से कहा गया, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स एंड बेसिस को उड़ाया गया है, हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स और ना ही किसी रेजिडेंशियल एरिया को टारगेट किया। और हमारी तरफ से ये डी एस्केलेटरी मूव था, हम नहीं चाहते इसके बाद कोई चीज़ एस्केलेट हो, हमने सिर्फ टेररिस्ट अड्डों को उड़ाया है, कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब पाकिस्तान की जो जिहादी कट्टर पॉपुलेशन है, भाई उनका बिजनेस भी इस पे चलता है ना। ठीक है, वही तो ना, अब जिहादी कट्टर पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, वो तो पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाएगी। अरे तुम्हारी तो क्या औकात है साला। उनके लिए तो ये है ना कि उनके लिए ये नहीं कि इंडिया ने आपको मारा, उनके लिए तो ये हो गया कि काफिरों ने हमको हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ दी। ऑब्जेक्शन भी नहीं, वहाँ के जो आर्मी के जो लीडर थे वो भी ऐसे ही मेंटली थी। भाई मैं कह रहा हूँ गाइस, इनकी
किताबों में, स्कूल बुक्स में उनको ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ये चीज़ पढ़ाई जाती है उनको कि हिंदू बेकार है, हिंदू गंदा है, हिंदू, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है ये, ठीक है। तो उनके लिए तो ये हो गया कि हमारे ऊपर काफिरों ने हमला कर दिया, अब पाकिस्तानी आर्मी को अब जो भी हो जवाब देना है। हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसे टेररिस्ट बेसिस और कैंप्स तो चल नहीं रहे भाई। तो साले जो पुंछ में रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ पे साले शेलिंग करने लगे, और उसके बाद तो फिर जो इंडियन आर्मी ने जवाब दिया, इनकी मारी है अच्छे से, वो तो पता चल गया फिर इनको। इनका पता है इस चीज़ में दिमाग चलता है, जैसे तू कह रहा ना कि हम लोगों ने तो खाली कैंप्स उड़ाया उनके, हाँ, इनकी स्ट्रेटजी ये रहती है, अब इन्हें इंडिया में शेलिंग करनी है, बॉम्ब शेलिंग करनी है, ये एक ऐसी जगह ढूंढते हैं, लाइक एक पब्लिक प्लेस कि जैसे मॉल्स हो गए, है ना, कुछ बड़ा है ना, काइंड ऑफ वो जो हमारा जो हम टेररिस्ट को मारे थे, ये खुद ही वॉर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। तो अब इसके पीछे क्या है स्ट्रेटेजी इनकी, ये जाएंगे मॉल की छत पे, वहाँ पे लगाया पूरा सिस्टम, वहाँ से इंडिया को टारगेट किया। अब इंडिया के जब मिसाइल गिरेगी आकर के, तो उन वो भी वो करेंगे ना, डिटेक्ट करेंगे कि ये मिसाइल आई कहाँ से है। उन्होंने सेम लोकेशन को लोकेट किया, उन्होंने ही फायर किया, और मिसाइल जाके लगती सीधा मॉल में, वहाँ पे खत्म सब। तो साले ये अपनी तो नहीं तो है भाई, ये। जो ना अपने लोगों की बर्बादी का गड्ढा तो तुम खुद खोद रहे हो ना। कि मैंने भी एक वीडियो देखी है, वहां से वो अपने जो वो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वो आर्मी ट्रक ले जाके रेजिडेंशियल एरिया में खड़े करके उस ट्रक को रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो सेम यही चीज थी। फिर इंडिया उधर से मारेगा तो हम दिखाएंगे हमारे लोग मार दिए, हमारे लोग मार दिए। अबे उल्लू के पट्टो, तुम्हारे आर्मी खुद तुम्हें मरवा नहीं है सालो। यही चीज चल रही है, और यही चीज मैं बताने चाह रहा हूँ कि भाई वो उल्टा तुम्हें मरवा रहे हैं, तुम्हें मरवा रहे हो ताकि वो अवाम को मरवा रहे हैं, ताकि वो क्या कहते हैं, वो कुत्ते की तरह मगरमच्छ वाले आंसू रो सके वो, जानबूझ कर। तभी तो उनको भीख मिलेगी। सालो भीख मांगते रहोगे, ऐसे पूरा देश खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अभी तो गधे बेचे हैं, फिर पता नहीं क्या क्या बेचोगे भाई खुद को ही बेचना पड़ेगा तुम्हें, तो ऐसे ही चलता रहा। चाइना का इतना लोन हो रखा ना पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में पता नहीं 10-12 जनरेशन्स भी निकल जाएगी ना, तब भी वो लोन पूरा नहीं होने वाला। और चाइना का जब मन करेगा कि मुझे मारनी है किसी को, पाकिस्तान की मारेगा। ऑब्वियस है, ये पाकिस्तान नहीं है, और ना इसको चेंज कर देना चाहिए, पर नाम अपना पाकिस्तान की जगह चाइनास्तान कर लो, चाइनास्तान भी नहीं है ना, लोनिस्तान ही कर देना चाहिए, क्योंकि लोन ही अफगानिस्तान कर लो। ये लोन मांगते रहते हैं, उससे चलता रहता है। या फिर टेररिज्म को दिखा दिखा के कि देखो भाई तुम्हारे अच्छे से दुश्मनी है, ये देखो मैंने 50 बकरे पाल रखे हैं, ये तुरंत जहाँ बोलूंगा वहाँ काटने पहुंच। ये वो है भाई सुपारिस्तान, सुपारी लेके काम करवाना है इनको सालों को। भाई जैसे इनके ना पहले जैसे सऊदी से इनको काफ़ी फंडिंग्स मिल जाया करती थी। सऊदी अरब तो वो जगह है ना भाई जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ है, ठीक है, ओरिजिन जहाँ हुआ है, इस्लामिक ओरिजिन हो, ठीक है। साला सऊदी वाले लोग इनको मुंह नहीं लगाते हो। दुबई ने पाकिस्तानीज पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि भाई साहब निकलो यहाँ से। क्योंकि यार एक बात सोची जाए ना, कि अगर तुम वैसे भी देखो कि कोई भी देश हो, ठीक है, वो टेररिज्म चीज, जो टेरर है उसको सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी हालत में। तुम मैनिपुलेट कर रहे हो कुछ चीज़ को, अपनी आवाम का बेवकूफ़ बना रहे हो क्योंकि तुम कट्टरपंथी हो दिमाग से, ठीक है। आगे बात है, दुबई में इतने देशों के लोग आते हैं घूमने के लिए, वो टेररिज्म चल रहा है वहाँ पर। अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो कौन आएगा वहाँ? कोई भी नहीं आएगा। भाई मैं दुबई गया था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ वहाँ मुझे परेशान किया जा रहा है या कुछ कहा जा रहा है या कुछ हो गया है वहाँ पे, या मैं हिंदू हूँ तो मुझे कुछ अलग सा बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल था सब कुछ। क्योंकि अब देख सऊदी में वो जगह, तो उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से मॉडिफाइड, उनको वो है ना कि भाई आज की दुनिया के साथ चलना है भाई हमको, नहीं तो हम तो वही रेगिस्तानों वाले ज़माने में रह जाएंगे जब साला ऊँट पे चला करते थे, हम तो वही रह जाएंगे। अगर हम आज के दुनिया से कंधा मिलाते नहीं चलेंगे तो फिर तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे थोड़े टाइम में ना। और तेल पे तो पूरी ज़िंदगी बिता, वैसे भी अब जो पूरी दुनिया है, लेकिन उन्होंने बिजनेस की तरफ फोकस किया यार, तो वो हो कैसे पाया ना, वो इसीलिए हो पाया ना। अगर सऊदी जो है और दुबई जो है अपनी उसी एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल सोच में उलझा रहता तो नहीं बढ़ पाते। ऊपर सबसे मजहब है हमारा, तो कहाँ से बढ़ पाते आगे। वो तो ये होता कि बाहर का कोई भी बंदा उनके यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचता। वो सोचता कि साला यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो इनके कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, ठीक है, लॉज जो होते हैं कंट्री के, वो एक अलग होते हैं।
लेकिन अगर ये साला इनकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन भी मानो, फिर इनके रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही मुझे काम करने का कोई भाई नहीं, वो ही नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने वहाँ पे उन चीज़ों को चेंज करा ना, तो आज देखो वो बढ़ रहे हैं आगे। सऊदी के रिलेशंस जितने आज के टाइम में इंडिया के साथ अच्छे हैं ना, उतने ही ज़्यादा पाकिस्तान के साथ बुरे हैं आज के टाइम में उसके। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि भाई इंडिया के साथ उनको हाथ मिलाने में इसलिए खुशी है क्योंकि इंडियंस आर गिविंग देम बिजनेस। भाई हमसे उनको बहुत प्रॉफिट है, तो इसलिए वो अपनी सारी रिलीजियस आइडियोलॉजीज हटा के साइड में बैठ रहे हैं अब। यार वो भी उन्हें भी तो ग्रो करना है यार। Exactly. अपनी देश की जो जनता है उनके लिए काम करना उन्हें, वो कब तक इस चीज़ के पीछे भागते रहे। वही आज के टाइम पे चले जाओ, इतने सारे बिजनेसेस है जो इंडियन ओन्ड है, इंडियंस चला रहे हैं वहाँ पे बिजनेस। जैसे मैंने सुना था जो वहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है गोल्ड सूप करके, ठीक है, तो और वो हमारे व्यूअर्स को पता नहीं पता मेरे दिमाग में भी थॉट प्रोसेस अलग था कि दुबई सोचते थे तो क्या समझ में आता था कि वहाँ की वो लैंग्वेज ऐसी होगी कि जैसे वो शेख बात करते हैं कि क्या ऐसे करी दुबई आती तुम जाती तुम खाती तुम। तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब ये वहाँ के शेख इस तरीके से बोलते होंगे, बट नहीं। जब मैं वहाँ पहुँचा आई रियलाइज्ड वहाँ के जो एक्चुअल की पॉपुलेशन, जो वहाँ की बहुत कम पॉपुलेशन है उनकी, वो लोग तो अपनी जो उनकी लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं ना आपस में। वो हाँ उसमें उनकी लैंग्वेज वही है, ठीक है। आई थिंक वो कौन सी लैंग्वेज आई नो हाँ अरेबिक लैंग्वेज बात करते हैं वो लोग, ठीक है। बट जो ये लैंग्वेज हम सुनते आ रहे हैं, मूवीज में देखते आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं। अगर हम जाके वहाँ पे कोई भी कैब बुक करोगे तो ये मान लो कि 10 में से 9 तुम्हें पाकिस्तानी मिलेगा। अच्छा ड्राइवर, और वो पाकिस्तानी जो होगा ना उसकी लैंग्वेज है, क्या खाती क्या पीती क्या सोती क्या नादी, क्योंकि वो पाकिस्तान के उन एरियो से आए हुए हैं। कोई पठान है तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है, तो वो उनकी लैंग्वेज है, वो उनकी लैंग्वेज। ठीक है। जो हम सोचते हैं कि दुबई में पठानी लैंग्वेज है। और क्या कहते हैं कि और जो हिंदू है वहाँ पे, जैसे गोल्ड सुक करके वहाँ पे गोल्ड का मतलब वो मार्केट है, वहाँ पे गोल्ड मिलता है, ठीक है। तुम बिलीव नहीं करोगे वहाँ पे मतलब 10 में से 9 शॉप सिर्फ गुजराती की है, हिंदुओं की है। बताओ, हिंदू वहाँ जाके गोल्ड बेच रहे, बिजनेस कर रहे हैं और ये ड्राइवर बने हुए हैं। वो ये याद है, हर कोई कंट्री ग्रो करना चाहती है, बस एक यही कंट्री है जो कटने में जाना चाहती है। देखो क्या है ना, कहते हैं वो पाकिस्तान का मैप भी कुत्ते जैसा है। वो तो है कि बूस्ट एरिया की ट्रेन, कुत्ते दिखते हैं, कुत्ते होते हैं और ठीक है वो लोग, और कुत्ते की बूस्ट टेढ़ी की टेढ़ी। आज के टाइम में इवन यहाँ तक कि इन फॉरेन कंट्रीज लाइक USA, लंदन एंड अदर कंट्रीज, पाकिस्तानीज को जब पूछा जाता है व्हेन दे गो टू क्लब्स एंड ऑल, तो जब बाउंसर पूछता है ना कौन कहाँ से, तब वो दिखता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई देखेगा नेशनलिटी पूछता है कि हाँ ये वाइट नहीं दिख रहा, ये ब्लैक नहीं दिख रहा, कौन है कहाँ से है, तो वो कभी ये नहीं बोलते हम पाकिस्तानी हैं, वो बोलते वी आर इंडियंस। पाकिस्तानी बोलेंगे तो थप्पड़ मार के बोले। एक चीज़ और, मैंने कुछ पाकिस्तानी से मेरी मतलब बात हुई वहाँ पे, ठीक है। जब ड्राइवर्स थे, हमें 1 घंटा 2 घंटा लगना है जहाँ पहुँचने में डेस्टिनेशन पे, तो बहुत सारी बातें हुई मेरी। तो आई रियलाइज कि पाकिस्तान बहुत पीछे है। जैसे एक तो उन्होंने ये बताया कि लाइट वहाँ पे ऐसे नहीं आती जैसे यहाँ पे आती है, मॉर्निंग इवनिंग आती है, समटाइम्स कुछ कट लगता है और कंटिन्यूस लाइट रहती है, ऐसे नहीं आता वहाँ पे। 1 वीक लाइट आती है, 1 वीक नहीं आती है, जिस एरिया से वो बंदा बिलोंग करता था। क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे और उसने बताया कि जैसे जो लड़कियाँ होती हैं जिस जगह से बंदा था, उनको मतलब वो सुन के बहुत शौक था कि स्कूटी चलाते हैं इंडिया में सब, वो बहुत ज़्यादा ऐसे होता सुन के कि अच्छा ऐसा होता है वहाँ पे, सब स्कूटी चलाती है लड़कियाँ। सरप्राइज हो रहा था, सरप्राइज था, मतलब ऐसे इतनी फ्रीडम है, हमारे यहाँ पे ऐसी फ्रीडम नहीं है। बल्कि एक मेरी सिस्टर है, उसकी कनाडा में उनको मिली थी पाकिस्तानी, उनके उसमें, तो वो भी बहुत सरप्राइज थी कि अच्छा तुम लोग इंडिया में स्कूटी चलाते हो, ऐसे जाते हो मार्केट में सामान लेने, खुद चल जाते हो। उनके वहाँ पे अलाउड नहीं है, उन्हें स्कूटी चलानी नहीं आती थी, इसलिए कुछ नहीं। वो बस कनाडा में तेरी सिस्टर के साथ साथ में थी, रूम में एक थी, जब बहुत टाइम पहले की बात, जब वो पढ़ती थी ना वहाँ पे, तब हाँ, तब उन्होंने बताया कि मतलब पाकिस्तान में ऐसा कुछ है कि निकलना अलाउड नहीं है लड़कियों का, बात करना अलाउड नहीं है। हम कहीं भी स्कूटी पे चले जाते हैं, स्कूटी चलानी नहीं आती इसलिए उन्हें वहाँ पे, ठीक है। कुछ भी कपड़े पहनते हैं वो अलाउड नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें गायब है वहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे सोचते हैं ना कि अरे लाइट 24 घंटे आ रही है, इन्वर्ट, कुछ ही नहीं है वहाँ पे, सब चीज़ों को लेके कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ ना, आप
अब ये पाकिस्तान ये कैसे, ये कंपटीशन कैसे भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। वो क्या है ना, उनके दिमाग में वो कूड़ा करकट जो उनकी वो मीडिया भरती रहती है। अभी भी जब ये सीज फायर का हुआ, सारी चीज़ें रुक गई हैं, तो उनकी मीडिया बोल रही है कि हम जंग जीत गए हैं भारत से, हमने क्या कहते हैं उसको हरा दिया है, और पाकिस्तान ने क्या कहते हैं गोला बारूद इतना मारा है कि भारत पीछे हट चुका है। ऐसे साले ऐसे बोलते हैं, और वहाँ के लोग भाई इतने चमन है ना, वो मान लेते हैं वो बात। उनको आज भी ये लगता है जो 71 में 65 में वो जीते हैं, उसी को पता है कि वो जो वॉर लड़ी है ना, वो जीते हैं। वो है ना वो चीज तो कहना मल्टीवर्स वाली, उसमें जी रहे हैं वो वो पता नहीं किसी और मल्टीवर्स में जी रहे हैं पाकिस्तानी साले। वो इस यूनिवर्स में है ही नहीं, वो करंट रियलिटी में, वो पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं, किसी और ही रियलिटी में उनके थॉट प्रोसेस में वो जीते हुए हैं, और वो एग्रीमेंट उनके अकॉर्डिंग हुआ था, इंडिया एग्री किया। ये तो ये सोच से ही परे है ये सब चीज़ें भाई। सही में ऐसे कर सकते हो जितना यहाँ का मतलब मान लो कि हम 12 एडवांस जितने पैसे थे उतने इनका बजट है डिफेंस का। भाई कैसे जीतोगे तुम? तुझे पता है पाकिस्तान की कितनी पूरी जीडीपी है ना, LIC का उतना क्या कहते हैं रेवेन्यू है एक साल का। LIC पाकिस्तान खरीद सकता है। ये ऑब्वियस है ये चीज़। जितना पाकिस्तान का GDP है उतना LIC का रेवेन्यू है। और जितने और इसे उतना उनका पूरे एक मोहल्ले का बजट होगा। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, हमारे इंडिया में जैसे वो मारुति 800 चलना बंद हो गई है, ठीक है, अगर तुम कॉस्टिंग देखो उसकी क्या कॉस्टिंग होगी इंडिया के अंदर आज के डेट में, 1 लाख 2 लाख वो कोई लेगा भाई? हाँ कोई नहीं, ठीक है, नहीं भी होगी तो ज़्यादा 2 लाख होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और पाकिस्तान में उस कार की कीमत है, सेकेंड हैंड कार की कीमत है 8 लाख रुपए, और वो चल रही है आज भी। हाँ, और वो यहाँ की जब देखते हैं मोटर्स वगैरह तो कितने शॉक्ड हो जाते हैं कि फट जाती है उनकी भाई। अभी तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल सारे बैन हो, अच्छा वो बैन हो गए साले भाई। मैंने वो देखा, ये जो एक्ट्रेस नहीं है वो हानिया भी, हाँ बड़ी फेमस हो रहा था, उसका एक पोस्ट दिखाया मैंने रिसेंटली चेक किया कि जब वो इंडिया में बैन नहीं थे उनके अकाउंट। हाँ मैंने किसी ने स्क्रीनशॉट थ्रेड पे डाला, कमेंट कितने सारे थे, शेयर लाखों में। अभी ये डाल रखे हैं वो हजारों में 3-4 हजार उनके लाइक्स है, 2-3 हजार उनके कमेंट्स है। शेयर्स तो कुछ भी नहीं है उनके, शेयर्स कुछ भी नहीं है। और जब पहले इंडिया में उनका अकाउंट चल रहा था, अनबैंक था, तब भाई उनके शेयर्स ही मिलियन में थे, उसकी एक फोटो के शेयर्स ही मिलियन में। मेरे को ये समझ नहीं आता, बहन पता चलेगा कि भाई कौन है अभी ये साले, ये बहन के भाई कौन है ये, ठीक है, कि साला भाई क्या है, क्या सिंपिंग है तुमको पाकिस्तानी लड़कियों से हैं। अपने जो कंट्री की जो एक्ट्रेसेस है इतनी ब्यूटीफुल, वो कमी पड़ रही है तुमको? हाँ भाई, इंडिया के लोगों की समझ थोड़ी अलग है। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोग हमारे इंडिया में ऐसे रहते हैं। हम एक पॉइंट डिस्कस करना भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट से वो बात निकलेगी आगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया में बहुत सारा एक बिग नंबर ऑफ पीपल है जो पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है। तो शायद वो अपनी बहन को देखते हैं और ख्वाब देखते होंगे कि ये जो होता है इन लोगों में कि बहन कभी हमारे घर आएगी इनकी। और पाकिस्तान से प्यार करने वाली बात जो है, तूने देखा होगा कि जब वो अल्टीमेटम दिया गया था 2 दिन वाला, 48 घंटे में जितने हो यहाँ से सारे निकलो। भाई क्या क्या न्यूज़ें निकल कर आ रही थी उस टाइम पे कि लड़कियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी करी हुई है, 5-5 बच्चे हैं, वो उनको शादी वहाँ कर रखी है और उसके बाद यहीं शिफ्ट है, अपने बच्चों को यहीं पढ़ा रही हैं। मेरे साथ एक मतलब इंसिडेंट हुआ था। मैं अपने ऑफिस के काम के लिए मतलब एक 5 स्टार होटल में, वहाँ पे मीटिंग्स थी हमारी, ट्रेनिंग काइंड ऑफ। तो उस होटल को ताज का होटल था, उसके बाहर एक मतलब सॉर्ट बोली था टपरी टाइप, हाँ चाहिए टपरी लगती है, टपरी लगी हुई थी। मैं वहाँ पे पहुँचे शॉप पे, मैंने एक सामान मान लिया, मेरा फ़ोन मतलब डाउन होने वाला था, तो मैंने उनको बोला कि मैं एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ, फिर मैं सामान देख लूँगा और जो रिमेनिंग रह जाएगा आप मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। तो वो देख रहे हैं मॉडल लगा था, ऐसे दाढ़ी या बाहर ऐसे निकली हुई थी उसकी, एक बकरा वकरा रखा हुआ था उसने कुछ ऐसे। तो भाई वो बंदा बोलता है रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, जो जितना सामान लो उतना ही पे करो, और हमें रिटर्न कुछ नहीं करने का। बड़ा अलग से मतलब उसका एटीट्यूड था। तो मैं समझ नहीं पाया चीज़ों को, मैंने कहा बड़ा रूड आदमी है यार, ऐसे इस तरीके से कौन बात करता है। फिर मैंने देखा है जनरली लोग ले लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, रिमेनिंग ये बचते हैं आपके भाई सब पैसे। अब मेरे साथ में एक बंदा था, उसने पहचाना, उसने कहा भाई ये यहाँ का है ही नहीं, ये बांग्लादेशी है।
अच्छा, दैट्स वाई वो तुझसे ऐसे बात कर रहा है। ये यहाँ का है ही नहीं भाई, वहाँ की यहाँ कहीं और का है, और यहाँ आके यही के लोग से ऐसे रूडली बात कर रहा कैसे है। बात कर रहा है भाई। भाई उसको उसके वो टपरी में से निकाल के दो धरता भैंस की यहाँ को। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब मैंने ये इंसिडेंट देखा मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब ये एक बंदा आके इतनी अकड़ दिखा सकता ऐसे है। बिहेव कर रहा है सोचो, और ये इतना ओपनली यहाँ पे रह भी रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है इसको। मैं देख के मुझे पता चला इसके पास ना कुछ वीज़ा है ना कुछ है। तो सब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो सोचो बांग्लादेश से भी कितने लोग आए हुए हैं। अरे भाई वेस्ट बंगाल में देख लो ना आज के टाइम पे क्या हाल हो रखा है। वहाँ तो वो भाई लिटरली बता रहा हूँ 50% बांग्लादेश है वहाँ पे पूरा का पूरा। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये साले क्या है ना, इनकी जो कंट्री होती है वो अंदर से पूरी खोखली हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने वही खाली अपनी कंट्री के अंदर जो मजहबी ज्ञान होता है इनका वो लेने के अलावा कुछ और पढ़ाई करी नहीं होती। वो है ना कि किसी चीज़ को प्रेसिडेंस दी नहीं उन्होंने सिर्फ उस एक चीज़ के अलावा। फिर क्या होता है, फिर वो उन कंट्रीज़ में घुसने की इलीगली कोशिश करते हैं जिन कंट्रीज़ में सब बढ़िया चल रहा है, जहाँ आप कमाते हैं बढ़िया, खाते हैं बढ़िया। तो यहाँ सब बढ़िया है, कमाओ खाओ बढ़िया खाओ। यहाँ बैंक कर एक मोमोज का छोटा सा काउंटर लगाओ, उस पर 2 मोमोज लगा लो, वेज और नॉन वेज। बंदा बैंकर आराम से साला महीने के 25-30 हज़ार रुपये कमा सकता है। वे आधे खुद रखेगा, आधे बांग्लादेश में भेजेगा साला वो बैंकर। वो बांग्लादेश पहुंचते ही वो और बढ़ जाएंगे, वो पैसे कन्वर्ट होते हैं इंडियन करेंसी। ये साला कैसे करते हैं ये? जाना भी नहीं चाहते वापस अपनी बांग्लादेश के। भाई क्या करते हैं ना कि पहले भेजेंगे वहाँ पे कि ठीक है तुम रखो सेव करो, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे एक बंदा आओ, मैं वही बता 2 बंदा आओ। मैं हम लोग का ईयरली ट्रेनिंग होता है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था उस बंदे को, तो उसकी कंडीशन मैंने देखी थी, बहुत अजीब सी थी कि बहुत ही गरीब टाइप का, ऐसे बहुत रूड था बंदा। जब नेक्स्ट ईयर हुई हमारी ईयरली ट्रेनिंग होती, नेक्स्ट टाइम गया तो मैंने वहाँ देखा कि थोड़ा सा पहनावा चेंज हुआ उस बंदे का, और अब एक कोई लड़का भी है साथ में उसके, ठीक है। और जब मैं 3rd टाइम गया तो जो टपरी थी उसकी क्वालिटी बढ़ गई, फ्रिज आ गया, सब कुछ आ गया वहाँ पे। और जो एक लड़के थे वहाँ 2 लड़के हो गए, अब वो बैठा हुआ है, वो 2 लड़के काम कर रहे हैं। अब वो 2 लड़के भी उसी घर होंगे उसके, जहाँ से वो आया वहीं के हैं, वो उसी घर वाले ही होंगे, वो उसके रिलेशन की होंगे। तो भाई यार ये जो दीमक है ना हमारे कंट्री के अंदर, इसको भी साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा कि लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट में पाकिस्तान के झंडों को नीचे ज़मीन पे लगाया। हाँ, कुछ लोगों ने उठाया उसे, बुरके में लेडी उसको निकाल रही हैं, कुछ मेल खाना कर रहे स्कूल की बच्ची भी ठीक है, एक स्कूल की बच्ची, उसको स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ यू लव पाकिस्तान सो मच देन गो देयर ना यार। अबे वो वहीं के ही है, वो वहीं का रही है, वहीं के यहाँ पे आके रह गए। वो कुछ ऐसा भी हो सकता है यार, मैं तो ये ऐसे सीमा आई भी है ना, सीमा हैदर ऐसे ही है वो भी। भाई कुछ ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ के कि भाई जो यहाँ रहते हैं लेकिन उनका दिल वहाँ के लिए धड़कता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ। ऐसे तो मैंने इंडियन भी देखे हैं कुछ, वो है ना वो वाले हैं, वो पीसफुल सेक्युलर पीसफुल। जब मैं कहता हूँ ना कि भाई देखो, और भाई मुझे ऐसा लगा उस दिन जब मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देख यार कैसे कैसे लोग हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा भाई तुम्हारे घर में नहीं है ना कोई फौजी, तुम्हारे घर का बंदा नहीं खड़ा ना वहाँ पे, तुम्हारे घर के बंदे नहीं मरे ना पैसा हुआ, तभी तुम्हें ये सेक्युलरिज्म और ये पीसफुल ये सब समझ में आ रहा है। बहुत बड़े एक लड़की थी, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उसका काम ही क्या था, वो इंडिया के जितने भी टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेसेस थे ना वहाँ के ब्लॉग्स बनाती थी, ठीक है। और मतलब उसकी जो ऑडियंस हुई वो कौन हुई, हिंदू और रिलीजियस ऑडियंस पूरी, ठीक है। तो जब उस लड़की ने वीडियो बनाया ना इस चीज़ को लेके, तो पता नहीं क्या भिंडी काटते हुए प्याज काटते हुए वीडियो बना रही है वो, और बोल रही है कि देखो क्या कहते हैं कि सबको एक साथ रहना चाहिए, मैं कुछ ऐसे वो रिलीजियस उसमें नहीं कहूँगी, ये नहीं। अबे तेरे को रिलीजियस और वो उसमें कौन रहने बोल रहा है कहने के लिए? पाकिस्तान तेरे घर के बगल में थोड़ी है, पड़ोसी थोड़ी तेरा पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोग तेरे घर के बगल में रह रहे हो, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? बोल पाकिस्तान को, पाकिस्तान की PKMB तुझे पाकिस्तान को आउटराइट क्या कहते हैं बुरा बोलने में, उसके अगेंस्ट बोलने में क्या जा रहा है? मेरे को तो ऐसा नहीं रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसने उसको कंडेम करो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, इससे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो गए उनका दर्द है, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है पाकिस्तान पे। जो ये सेकुलर वैकुलर करते हैं ना, इनको दर्द नहीं है, ये एक मानते भी कि हमारे देश के नागरिक हमारे हैं, अगर मानते तो उनके जाने का दुख होता है इन्हें भी, ये इनको सपोर्ट नहीं करते। फिर वो भी है ना कि कोई बंदे तो बात बताओ मुझे, नहीं बात बताओ मुझे, लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं नहीं वॉर नहीं होनी चाहिए, पीसफुल हो जाना चाहिए। अगर इनके घर का बंदा जाता,
ठीक है, तो क्या यही बात बोलते ही है कि वॉर नहीं होनी चाहिए? तभी उन लोगों के साथ खड़े होते हैं कि जो कह रहे हैं कि वॉर करो और पाकिस्तान को सीधा करो ठोक के। कि कुछ लोग हैं जो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अगेंस्ट में उतने उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं, पीसफुल। मैंने बोला ना, उनके घर के बंदों को बुलाओ और उनको बॉर्डर पे खड़ा करो उन टेररिस्टों के सामने, और उनको मरने के बाद पूछो कि अब बताओ कैसा लग रहा है। और जब पाकिस्तानी आर्मी उधर से गोलियां चला रही है, इनको बोलो जाओ बेटा ये बोर्ड पकड़ो, सफेद झंडे लो, और उनके सामने बोलो कि नहीं पीस कर लो अंकल जी, अंकल जी पीस We are कर लो। secular। हम सेक्युलर, हम प्यार से रहेंगे अंकल जी। क्योंकि पंगा जो है ना उधर के लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे उनके साथ पंगा भाई। अब वो टाइम नहीं है कि जब कोई हमारी गाल पे एक थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल आगे कर दे। नहीं, कोई मेरी गाल पे एक थप्पड़ मारेगा, मैं साले के पिछवाड़े पे लात मारूंगा और उसको उठा के भी पटकूंगा फिर। तभी समझ में आता, तभी समझ में सामने वाले की लाइन से क्या मिला रिटर्न हमें। अब सोचना, एक लमसम एक नंबर निकाले जितनी डेथ हुई है उस टाइम से लेकर आज तक, 1000-2000 से ऊपर है आंकड़ा। मतलब हमारे 2000 लोग मर गए। और जो आए दिन बॉर्डर पे सीज फायर होता है, कभी कोई पाकिस्तानी उधर से गोली चला देता है, हमारे सोल्जर्स मरते रहते हैं जो आए दिन, उनका तो कोई नंबर ही नहीं है भाई। इतने डैमेजेस होने के बाद भी, इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए तुम्हारी कंट्री में, तुम, क्योंकि इन बेवकूफ़ों को ना हिस्ट्री नहीं पता है। मैंने इतनी रिसर्च करी है, इतनी हिस्ट्री जानी है, तो मेरे को और रेज डेवलप हो गया यार मेरे अंदर की मेरे को दो आज कोई बंदूक, मैं ही खत्म कर देता हूँ सबको। कोई नहीं, अभी सिविल डिफेंस वाले भर्ती कर रहे हैं। हाँ, चंडीगढ़ में में होता है है ना, कितने सारे लोग गए, ये देख के ही अच्छा वहाँ पे इतने वॉलंटियर्स हैं, भीड़ लगा देख के चौके भाई उन बंदा है। एग्जैक्टली। लड़कियां भी है उसमें। हाँ, तो वो चीज़ होनी चाहिए यार। क्योंकि देखो क्या है ना कि जैसे मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भाई जब तक आप दूसरे घर में लगती है ना तब तक लगता है कि हाँ, जब तक सेक्युलरिज्म दिखाई देता है बिल्कुल परफेक्ट बात है। हाँ कि चलो, लेकिन जब वो आग अपने घर आ जाती तब बोलते हैं बुझाओ इसे, कोई मदद करो हमारी। तब लगता है कि तब लगता है कि ये आग जलाती है। जब तक दूर होती है ना तब तक नहीं महसूस होता को। जब वो आग आपके घर में आ जाएगी ना तब होगा कि बचाओ बचाओ, आर्मी कहाँ है, सोल्जर्स भाई जितने मारा क्यों नहीं, जितने लोगों के साथ ये हुआ है ना उनसे जाके पूछ के देखो, क्या ये जो अभी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया है वो सही है गलत है? कोई एक भी बोल दे गलत है, बस वही बोलेंगे जिनके साथ नहीं हुआ, जिनके साथ नहीं हुआ है, या फिर जो उस चीज़ को, उस दर्द को महसूस नहीं ये मैंने कमेंट पढ़ा, एक उसमें एक लड़की है, उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें डार्क सर्कल थे, तो उसने लिपस्टिक लगा रखा था, तो उसमें किसने कमेंट किया कि ऐसे तो दुख बता रही है, ऐसे कोई कह सकता है इसको देख के कि इसके हस्बैंड अभी मतलब 2022 में मतलब शहीद हुए हैं, ऐसे काइंड ऑफ। तो देख के किसी को लग सकता है इस चीज़ को लेके। भाई उस बंदे ने वो लिपस्टिक देखी, ठीक है, उस बंदे ने उसके डार्क सर्कल नहीं देखे कि उसकी आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल हो रहे हैं यार, इस सिचुएशन में है। वही तो कह रहा हूँ ना, ये कुछ चूतिया लोग हैं जो ऐसी अजब गजब कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं। मतलब क्योंकि क्या है ना कि ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा जब इनके घर में खुद भी कुछ होता होगा तो शायद ये लोग खाना नहीं खाते होंगे, हकते नहीं होंगे, नहाते नहीं होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, ये जब दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। Exactly। भाई तूने क्या किया, तू क्या कर रहा है उस चीज को लेकर? सही बात है ना, तू क्या कर रहा है कि मैंने तो ये करा भाई और ये कुछ नहीं कर रही, मैंने तो इतना बड़ा काम उसका किया। तो खोया है भाई। बेवकूफ इंसान। भाई क्या होता है ना कि ये जो चीज़ें होती है ना कि पीस और शांति से बातें करो, डिस्कस करके निपटाओ, ये बातें ना भाई बहुत कन्वीनियंट है, ये हार्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना वॉर, वी वांट रिवेंज, वी वांट सम एक्शन, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे काम करना पड़ता है, वहाँ पे आपको अपने डर से आगे बढ़ के चीज़ें करनी पड़ती है। तो वो इनकन्वीनियंट है, वो चीज़ कन्वीनियंट है अपने घर में बेड पे बैठ के टाइप करके स्टेटस लगाना, वी वांट पीस, वॉर इज़ नॉट गुड। तो ये सब बेवकूफ़ी है। तो आई होप जो इसके आगे जो भी अपडेट्स रहे हैं इस केस में, और बहुत मतलब यार इस बारे में बात करते हुए भी ना गुस्से के अलावा से कुछ फील नहीं होता। तो आई होप कि इसके बाद जो भी अपडेट्स हों, इसके आगे जो भी कंक्लूजन निकले इस भी सारी सिचुएशन का, वो बहुत पॉजिटिव हो। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के दिमाग में इस बार ये बात बैठ जाए कि अगली बार उसका सिर्फ और सिर्फ खात्मा है, उसको हम मतलब इंडिया टेररिज्म को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, टॉलरेट नहीं कर, जीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस ना बर्दाश्त। इस बार आपके 9 ठिकाने उड़ाए गए हैं, 15 ठिकाने उड़ाए गए हैं,
क्या पता अगली बार हम पूरा पाकिस्तान उड़ा दें। एंड दिस टाइम इट्स वेरी सीरियस। आई होप पाकिस्तान में तो खैर पता नहीं ये वीडियो जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अगर जाए भी तो पाकिस्तानियों थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, दिमाग दो। हो सकता है तो अपना देश छोड़ो, कहीं और अच्छी जगह जाके बस जाओ, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो। ये तो अपना माइंडसेट चेंज करो भाई। माइंडसेट है ना, ये जो कूड़े कबाड़ करकट से भरा हुआ माइंडसेट है, इसको चेंज करो, तभी तुम जिंदगी जी पाओगे बाकी लोगों के साथ मिलके। नहीं तो भाई कसम से सही बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में पीटे जाओगे तो, और हो भी रहा है। तो आई होप कि ये मैसेज जाए सभी इंडियंस तक कि प्लीज़ इस वॉर लाइक सिचुएशंस में या इन फ्यूचर या अभी प्रेजेंट में अपनी कंट्री को सपोर्ट करें, फालतू की बकचोदियों में नहीं। ये फालतू की ये टाइम नहीं है सेक्युलरिज्म का झंडा उठाने का। ये फालतू की कंस्पिरेसी थ्योरीज मत बनाओ अपनी कंट्री के अगेंस्ट ही, कि हमारी कंट्री ही खुद ये सब चीज़ें प्लान एंड प्लॉट कर रही है। दिमाग का इस्तेमाल करो। अपने घर में कोई खुद से आग नहीं लगाता अपने हाथों से, क्योंकि वो आग उसको भी जलाएगी। तो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट टुडे एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय।